नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति रघु सक्सेना, केआरपी साइंस, डॉक्टर शिवराजपुर, कानपुर नगर से हूँ। आज मैं आपके समक्ष निष्ठा प्रशिक्षण के एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ और इस निष्ठा प्रशिक्षण में ये विषय पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है जब टीचर के साथ हमें बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के ऊपर होने वाले यौन शोषण से संबंधित वजहें, पॉक्सो एक्ट क्या है, चाइल्ड एब्यूज़ क्या है, एक टीचर का बच्चों के सुरक्षा के प्रति क्या रोल हो सकता है, एक टीचर का बच्चों के पेरेंट के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के क्या जानकारियाँ साझा करनी चाहिए, इस सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए चर्चा करेंगे। हम देख रहे हैं कि आज के समय में न्यूज़ चैनल्स हों, अखबार हों, कुछ भी उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा जो समाचार आते हैं वो महिलाओं पे होने वाले यौन अत्याचार, यौन शोषण, रेप और बलात्कार जैसी घटनाओं पर आधारित होते हैं। लेकिन एक और नई बात जानने में आ रही है कि जैसे जैसे हमारा समाज वेल एजुकेटेड और सभ्य होता जा रहा है, पढ़ा लिखा होता जा रहा है, वैसे वैसे ही इन घटनाओं में गिरावट के बजाय इनका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे कौन से कारण हैं कि पढ़े लिखे समाज में ये हम आशा करते हैं ना कि बच्चों को, महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिले, उनके अधिकारों का हनन ना हो, लेकिन वो कौन से लोग हैं, वो कौन से कारण हैं जिनसे कि ये जो घटनाएं हैं ये महिलाओं से होते होते आज के दौर में छोटे छोटे बच्चों पे और यहाँ तक कि वृद्ध महिलाओं के साथ भी इस तरह की घटनाएं सरेआम होने लगी हैं। इसी चर्चा में हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि हमारे देश में 16 दिसंबर 2012 में एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था बलात्कार से संबंधित, जिसे निर्भया कांड के नाम से हम सबको आज भी याद है। और वो जो निर्भया कांड था उसमें वो कांड इतना वर्ल्ड वाइड चर्चा में आया और उसका इतना विरोध हुआ क्योंकि उस कांड में जो घटना को अंजाम दिया गया था वो इतना ज़्यादा बलात्कार की घटना अपने आप में ही जघन्य अपराध है, लेकिन उस कांड में उस लड़की के साथ किसी भी मानवता की सीमा रेखा को तार तार कर देना, किसी के मानव शरीर को छत विच्छत कर देने जैसे जघन्य अपराध को देख करके पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व हिल गया। और उसी समय चूँकि इतना ज़्यादा क्रूएलिटी से भरा हुआ अपराध था, वैसे तो रेप की घटनाएं आए दिन सुनाई पड़ती है, लेकिन इस तरह का जो अपराध हमारे देश में हुआ वो इतना क्रूएलिटी से भरा हुआ था, इतना जघन्य अपराध था कि उसी समय उस विरोध को देखते हुए कानून के लिए तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई और पॉक्सो एक्ट का निर्माण हुआ। इस एक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाया और ये हुआ कि जो इसके कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी ऐसी सज़ा दी जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह का अपराध करने की हिम्मत न जुटा सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि तब से लेकर के अब तक, हम जानते हैं कि तब से लेकर अब तक यानी 2012 से लेकर 2020 का समय आ गया है और अभी पिछले महीने ही उनके दोषियों को चार दोषियों को हैंग टू डेथ की सज़ा सुनाई गई। और उसके बाद भी कितना, अब आप ये समझ लीजिए कि हमारा कानून कितना कमज़ोर है कि एक ऐसा अपराध जो पूरी दुनिया में सभी ने उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा हुआ है, उसको सिद्ध करते करते और दोषी अपने को बचाते बचाते 8 साल का समय खींच ले गए। इस बीच में अगर इसकी सज़ा उसी समय हो जाती तो शायद इस तरह के अपराधों पे कुछ विराम लग सकता था, लेकिन नहीं, सज़ा नहीं हुई और तब से लेकर अब तक के जो समय अंतराल है उसके बीच में अनेक घटनाएं होती गई, जिसमें कि 2018 में जनवरी में कठुआ कांड जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, 8 साल की छोटी सी बच्ची आसिफा और उसके साथ जो बलात्कार की दर्दनाक घटना हुई, उसमें समाज का वो वर्ग, वो बुद्धिजीवी वर्ग शामिल था जिसमें एक पुजारी और एक पुलिस जो सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है जैसे लोग शामिल थे। और उस बच्ची को न्याय नहीं मिल सका, शायद वो जो केस था वो धर्म और राजनीति के बीच में पिस गया। उसी वर्ष में तो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का एक केस सामने आया, एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की जिसको ना सिर्फ बलात्कार की जिसके साथ घटना को अंजाम दिया गया बल्कि उसको जिंदा जला दिया गया। इस बात की हैदराबाद पुलिस ने जो
एनकाउंटर किया, दोषियों से उनका जुर्म कबूल करवाया और एट रैंडम उनका एनकाउंटर करके उस केस को एक डिसीजन तक पहुंचाया। और यकीन मानिए कि देश की जनता ने उसका सिर आंखों पर बिठा के इस डिसीजन का स्वागत किया। वो इसलिए क्योंकि हमारी शायद कहीं ना कहीं हमारा जो कानून है वो आज भी इतना कमज़ोर है कि सभी लोग ये सोच रहे थे कि अगर इसका निर्णय इस तरह से नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं निर्भया की तरह सालों साल ये मैटर चलता रहता। तो जब हमने इस प्रशिक्षण में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो क्यों हैं, किस लिए हैं, और वो कौन से लोग हैं हमारे समाज के बीच में जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्या वजहें हैं इस तरह की कि पहले तो ये सिर्फ महिलाओं तक थी और अब ये बच्चों और वृद्ध महिलाओं तक देखी जा रही हैं। मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो बच्चा 5 महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे वो 5 साल का या 2 साल का बच्चा हो। तो उन वजहों पर अगर हम चर्चा करें तो हमने 2-3 बिंदु शिक्षकों के साथ शेयर किए कि क्या, मैंने प्रश्न किया कि क्या हमारे वस्त्र जो लेडीज़ कपड़े पहनती हैं क्या कहीं किसी सीमा तक वो जिम्मेदार हैं इस तरह की घटनाओं को एक्साइट करने को, एक्सपोजर, या वो कौन से लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता को रखते हैं। चर्चा में ये बिंदु निकल के सामने आया कि नहीं, वस्त्र तो जिम्मेदार नहीं हो सकते हर लेवल तक, क्योंकि जब ये घटना किसी छोटी बच्ची के साथ, 1 महीने 2 महीने की बच्ची के साथ, 1-2 साल के बच्चे के साथ, या किसी 65 साल की वृद्ध महिला के साथ घटित हो रही है, सरेआम हो रही है और बढ़ता ही जा रहा है इनका आंकड़ा, तो वहाँ कपड़े कहाँ जिम्मेदार हैं। एक छोटा सा बच्चा जो टॉवेल में लिपटा हुआ है, एक वृद्ध महिला जो एक साड़ी में लिपटी हुई है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ दोषी को, अपराधी को नज़र आ जाती है जिससे कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की मानसिकता रखता है। सेकेंडली, ऐसी कौन सी मानसिकता उनके अंदर है, ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे कि वो उनकी इंस्टिंक्ट इस डायरेक्शन में जाती है। क्या कोई ऐसा वर्ग भी है, हमने इस बिंदु पर भी चर्चा की कि क्या ये सिर्फ पढ़े लिखे, अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं है, लोअर कैटेगरी के लोग हैं, उनके द्वारा ये अपराधों को अंजाम दिया जाता है? नहीं। इसका भी रिजल्ट आया कि इस तरह के जो ऑफेंडर्स देखे गए हैं वो हर कैटेगरी से हैं, वेल एजुकेटेड, हाई सोसाइटी से भी, मिडिल क्लास से भी, और एलिटेड पीपल्स में, लोअर कैटेगरी में भी, हर कैटेगरी में इस तरह के ऑफेंडर्स पाए गए हैं। तो अब ये प्रश्न भी नहीं है कि ये मुद्दा शिक्षा से या शिक्षित लोगों से या किसी एक विशेष वर्ग से या कपड़ों से जुड़ा है, तो फिर हम इस पर ज़रूर विचार करें कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी। अब हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे पॉक्सो एक्ट 2012 के ऊपर। पॉक्सो का मतलब है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और ये वुमेन एंड चिल्ड्रन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया है। और इसके अकॉर्डिंग हु इज चाइल्ड, बच्चा कौन है। जब हमने प्रशिक्षण में टीचर्स के साथ ये प्रश्न किया था तो टीचर्स ने बताया कि 6 साल, 8 साल, 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उन्हीं को हम बच्चे कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन चाइल्ड की जो हमारे कानून UNCRC के तहत एक्सेप्टेड है यूनिवर्सली, उसके अकॉर्डिंग कोई भी वो व्यक्ति जो 18 साल से कम है वो बच्चा है। और यही कारण है कि जब निर्भया कांड हुआ तो उसमें एक कल्प्रिट, एक दोषी ने अपने आप को बच्चा करा दिया कि वो बाय एज अंडर 18 था। लेकिन आप ही सोचिए कि ये डेफिनेशन कितनी सही है और यहाँ पे हमारा कानून कितना लचर है, कितना कमज़ोर है। क्योंकि जब एक व्यक्ति इस तरह के जघन्य अपराध को करने की मानसिकता रख सकता है और फिजिकली एंड मेंटली इतनी क्रिमिनलिटी कर सकता है, तो क्या वो बच्चा है? जी नहीं, वो बच्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बच्चे की जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 18 साल से कम हर व्यक्ति बच्चा है। आगे हम हमेशा SMC की मीटिंग लेते हैं। हमारे स्कूल्स में SMC कमेटीज़ बनी हुई हैं और जिसका प्रशिक्षण हर साल होता है और उसमें बड़े डिटेल में, विस्तृत स्तर में बच्चों के अधिकारों पर चर्चा होती है 54 आर्टिकल्स में। उन 54 आर्टिकल्स को 4 मोटे मोटे कैटेगरी में बांटा गया है और बच्चे के 4 कैटेगरी जो अधिकारों की हैं उसमें है जीवन का अधिकार, दूसरा है विकास का अधिकार, यहाँ पर मेंशन है, उसके बाद है सुरक्षा का अधिकार जो हर बच्चे को है, और सहभागिता का अधिकार। ये 4 अधिकार बच्चे के मौलिक अधिकारों की कैटेगरी है। और यहाँ पर हम इन अधिकारों में से बच्चे के सुरक्षा के अधिकार को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अब हम नया एक बिंदु है और टीचर्स के साथ हम पहली बार चाइल्ड एब्यूज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। जब भी हम एब्यूज़ शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं अपशब्द, एब्यूज़ क्या है? अपशब्द। और जब हमने कोई वर्बल शब्द बोला, बच्चे को गलत शब्द बोला, तो हम उसे गाली की संज्ञा देते हैं, अपशब्द की संज्ञा देते हैं। लेकिन एक बच्चे के लिए एब्यूज़ की क्या दायरे हैं?
यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक चाइल्ड अब्यूज़ 4 तरह से हो सकती है, जिसमें सबसे पहला है इमोशनल अब्यूज़। क्या होती है इमोशनल अब्यूज़? कहीं ना कहीं घर से शुरू होती है, पेरेंट्स के द्वारा जाने अनजाने में शुरू होती है, मजबूरी में शुरू होती है, अननोइंगली शुरू होती है। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, मे भी लड़का या लड़की, और घर के पेरेंट्स उसको घर के कामों में लगा के रखते हैं, छोटे बच्चों को पालने में लगा कर रखते हैं, मजदूरी पे ले जाते हैं, जानवर चराने भेज देते हैं, और वो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन पारिवारिक स्थिति को देखकर उनका विरोध नहीं कर पाता, अपने इमोशन घुमाता है। तो ये इस तरह के अब्यूज़ जो समझ में नहीं आता कि क्या ये अब्यूज़ है, बट ये भी एक अब्यूज़ है जो घर से शुरू होती है। सेकेंड है सेक्सुअल अब्यूज़। एज द वर्ड इंडिकेट, सेक्सुअल मीन्स सेक्स से रिलेटेड, बच्चे के सेक्सुअल पार्ट्स, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को इंजर्ड करना, उनसे छेड़छाड़ करना, चोट पहुंचाना, बलात्कार करना जैसी जो घटनाएं हैं वो सेक्सुअल अब्यूज़ में आती है, और ये हमारे समाज के द्वारा दी जाती हैं। इस टॉपिक को हम आगे फिर से डिटेल में 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। थर्ड है फिजिकल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ के लिए भी हमारा समाज जिम्मेदार है, समाज हम और आपसे ही है। समाज में जैसे बच्चों से बाल श्रम करवाना, बच्चों को शारीरिक यातनाएं देना, मारना पीटना, बाल मजदूरी करवाना, ईंट भट्टे में काम करवाना, शारीरिक प्रताड़नाएं देना, ये हमारी फिजिकल अब्यूज़ में आती है। और लास्ट है निगलेक्ट करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अब्यूज़ है जो कि हम समझ नहीं पाते, और ये हमारे विद्यालय में टीचर्स के द्वारा जाने अनजाने में दी जाती है। वो किस तरह से? जैसे कि कोई बच्चा है बहुत कमज़ोर है, पढ़ने में कमज़ोर है, स्कूल आने में वीक है, एब्सेंट ज़्यादा होता है, और टीचर बहुत कोशिश करता है उसके पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, और पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो धीरे धीरे वो टीचर भी उस बच्चे को निगलेक्ट करने लगता है, क्योंकि ना उसे बच्चे से सपोर्ट मिला ना उसके पेरेंट्स से, और वो बच्चा धीरे धीरे निगलेक्ट हो जाता है। तो ये भी बच्चे के उस एक अधिकार का हनन है, और ये हनन स्कूल में हो जाता है अनजाने में टीचर्स के द्वारा। आगे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़। हम बात सेक्सुअल अब्यूज़ की कर रहे थे, वो भी 2 तरह की होती है, एक तो कॉन्टैक्ट और दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट अब्यूज़। कॉन्टैक्ट अब्यूज़ का मतलब है कि बच्चे के बॉडी पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करना, उनको इंजर्ड करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, ये कॉन्टैक्ट अब्यूज़ में आता है। और नॉन कॉन्टैक्ट अब्यूज़ में बच्चे को अश्लील वीडियो सिखाना, अश्लील पिक्चर सिखाना, उससे अश्लील बातें करना, पोर्न साइट्स सिखाना, ब्लू फिल्म्स, पोर्नोग्राफी की तरफ इंसिस्ट करना, ये सब चीज़ें जो हैं, या फिर जो ऑफेंडर है या जो वो व्यक्ति है वो अपने बॉडी पार्ट्स को बच्चे को दिखा रहा है, ये भी एक अब्यूज़ है बच्चे के लिए, नॉन कॉन्टैक्ट सेक्सुअल अब्यूज़। बात हम कर रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो कि प्रोवाइड कराए हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2007 और 13 स्टेट की स्टडी के ऊपर। जो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं कि 53.22% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्टेड 1 और मोर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, और उनमें से भी 52.94% बॉयज़ एंड 47.06% गर्ल्स। यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात है कि अभी तक तो हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात कर रहे थे ओनली फॉर फीमेल्स, बालिकाओं के साथ, लेकिन आंकड़े यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, उसमें ये भी सामने आ रहा है कि जेंडर एक इशू नहीं रह गया, ये तो दोनों जेंडरों में ही केस सामने निकल कर आ रहे हैं, और बालिकाओं के फिर भी लाइमलाइट में आ जाते हैं, और जो लड़कों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं वो जनरली लाइमलाइट में आती ही नहीं हैं। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो जब से निर्भया कांड हुआ तब से जो विक्टिम्स हैं और विक्टिम की फैमिली है वो एफआईआर दर्ज कराने लगी है और कोर्ट तक अपील करने लगी है जस्टिस के लिए। नहीं तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि जो विक्टिम की फैमिली है और विक्टिम खुद या तो वो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कराते, समाज की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से शर्मिंदगी उठाते हैं, या अगर रिपोर्ट दर्ज भी कराई गई तो दूसरे दिन या तीसरे दिन जाकर के समझौता हो जाता है और वो अपनी कंप्लेंट को वापस ले लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए लड़कों के साथ इस तरह की घटनाएं तो ऐसी रिपोर्टें जनरली दर्ज ही नहीं होती, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि लड़कों के साथ इक्वली उस तरह की घटनाएं जो सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ की हैं वो हो रही हैं। यहाँ सेकेंड पॉइंट भी बताया गया है कि बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वली वल्नरेबल, मतलब दोनों ही के साथ यहाँ पर सेम, दोनों ही शिकार बन रहे हैं, दोनों ही विक्टिम हैं, जेंडर यहाँ पर एक इशू नहीं है। और उसके बाद कि यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर 12 से 15 साल के बीच के बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं चाइल्ड अब्यूज़ की, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ ज़्यादा होती हैं।
और लास्ट पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है, देखने वाला है कि 50% ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स वर नोन टू द चाइल्ड और वर इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। मतलब कि बच्चों के साथ जो ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होती है उसमें जो ऑफेंडर्स होते हैं वो ज़्यादातर या तो बच्चे के रिलेटिव्स हैं या बच्चे के नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, या बहुत ही ज़्यादा परिवार के ट्रस्टी पर्सन हैं जिससे बच्चा भली भांति परिचित है और बच्चा उन पर विश्वास भी करता है। इवन परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो अभी हमने आपके साथ शेयर किया कि बच्चे के क्या राइट्स हैं, सुरक्षा के उनके क्या अधिकार होने चाहिए, और चाइल्ड को, एक बच्चे को कितनी तरह की एब्यूसेस का सामना करना पड़ सकता है। अगले टॉपिक में, अगले स्टेप में हम एक टीचर का क्या रोल है, स्कूल टीचर का बच्चे की सुरक्षा को लेके, पॉक्सो एक्ट का क्या रोल है और क्या जिम्मेदारियां हैं एक टीचर और एक पेरेंट की चाइल्ड केयर को लेकर के, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के। तो अगले सत्र में हम आपके साथ इस बिंदु पर चर्चा करेंगे।